हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, पीटी यूपीएससी पीटी 2025 का रिजल्ट आ चुका है और अब आगे की ओर जो है हम लोग बढ़ेंगे और इसी के तहत ऑप्शनल पेपर का सिलेबस जो है हमने पेपर 1 का डिस्कशन किया था और आज जो है पेपर 2 का सिलेबस और उसके साथ साथ क्वेश्चन पैटर्न का जो है क्या करेंगे, इनसाइड डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि कौन से भाग से कितने मार्क्स का प्रश्न आता है, किस प्रकार सेक्शन वाइज क्वेश्चन डिवाइड किया गया मार्क्स का, और साथ में आपको टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं। तो एक इनसाइड डिस्कशन जो है आज हम लोग पेपर 2 का कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ कर दें। सबसे पहले अगर हम कहेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शन के तहत पेपर 1 का सिलेबस कहाँ से कहाँ तक है, तो एक तो एंशिएंट इंडिया हड़प्पा सिविलाइजेशन ने पूरा पाषाण से अगर हम स्टार्ट करें से लेकर के 8वीं शताब्दी तक जो है क्या है पेपर 1 के अंतर्गत है, टोटल सिलेबस है। ठीक है, अब पेपर 2 में क्या कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? पेपर 2 में प्रारंभ हो रहा है यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, अर्थात जो यूरोपियन का भारत आगमन हुआ था वहाँ से प्रारंभ हो रहा है। आपने सुना होगा इसके लिए क्या है ना, एक शब्द बहुत प्रचलित है पुडेनफा, है ना। इसके तहत पीयू फॉर हो गया पुर्तगाली, फिर हो गया डेनमार्क, है ना, फिर क्या हो गया फ्रांस, फिर सॉरी पुर्तगाली डच, फिर पुर्तगाली हो गए, फिर डच हो गए, फिर इंग्लिश हो गए, फिर क्या हो गया फ्रांसीसी। तो इस प्रकार जो है आगमन हुआ था। इसी क्रम में जो है यूरोपियंस का क्या हुआ था ना, आगमन हुआ था। तो उन्हीं को लेकर के क्या है यहाँ पर है, विशेष करके जो साउथ में कार्नेटिक वार हुआ था वहाँ पे हमें देखना है। बंगाल में जो 1757 का जो पलासी वार है वहाँ हमें देखना है, वो इस पार्ट में है, अर्थात यूरोपियन पेनिट्रेशन में है। इसके साथ नेक्स्ट क्या है ना, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। ब्रिटिश का एक्सपेंशन कहाँ से शुरू हुआ? लगभग साउथ में एक जो है हम कहेंगे कार्नेटिक वार में जो है एक समझौतावादी, पूर्ण रूप से हम कहेंगे वहाँ सफल नहीं हुए थे, लेकिन एक समझौते पर वो आ चुके थे। उसके बाद बंगाल में उन्हें क्या मिला था, पूर्ण सफलता मिला था। तो उनका जो एक्सपेंशन वाला पार्ट है वो हमें बंगाल से ही पढ़ना पड़ता है। तो मीर जाफर, मीर कासिम हो गए, बैटल ऑफ बक्सर, एवरीथिंग यू नो, आप सभी जानते हैं। उसके बाद मैसूर और मराठा के साथ जो वार हुआ था, 4 मैसूर वार हुए थे और मराठा के जो 3 वार हुए थे, उन तीनों को लेकर के क्या करना, डिस्कशन करना है। और फिर पंजाब, जो हमें अमृतसर जिसे हम कहते हैं कि अमृतसर जिसे हम कह रहे हैं कि रंजीत सिंह एवं अंततः जो है अमृतसर की संधि के द्वारा जो विलय हुआ था, तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज का जो अर्ली स्ट्रक्चर था वो कैसा था? द अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फ्रॉम डायरेक्टरी टू डायरेक्ट कंट्रोल। एकदम सीधी सी बात है, जो अर्ली स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? तो 1765 में जैसे ही जो है इलाहाबाद का संधि हुआ और इसमें आपको क्या मिला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है आपको परमानेंट जो है दीवानी प्राप्त हुआ। तो आपने अर्थात लॉर्ड क्लाइव ने इसमें क्या स्थापित किया ना, डायरेक्टरी सिस्टम शुरू कर दिया, द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया, है ना। दीवानत और निजामत के कार्य को क्या करने, अपने कंट्रोल में लेकर के ये संचालित करते रहे, इसे द्वैध शासन कहते हैं। और ये 1772 तक चला, जब तक कि वारेन हेस्टिंग्स ना आ जाए और रेगुलेटिंग एक्ट लागू ना हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है डायरेक्टरी सिस्टम से लेकर के डायरेक्ट कंट्रोल, और फिर धीरे धीरे जो है वो क्या करने लगे ना, डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो गई, पिट्स इंडिया एक्ट आए, फिर चार्टर एक्ट का आया 1813 तक। तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट 1813 के बाद आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है उस पर क्या हो गया, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, है कि नहीं। और जो है भारत को मुक्त व्यापार के तहत अब आगे बढ़ाया गया। और उसी समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हुआ था ब्रिटेन में, उसके जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे लाने के लिए जो 1813 के बाद की स्थिति क्या होती है, बदल जाती है। तो ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखना है। द इंग्लिश यूटिलिटेरियन एंड इंडिया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ये तो था ही, चूंकि आपने देखा कि यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट हो गए, पिट्स इंडिया एक्ट और फिर चार्टर एक्ट 1813 के बाद इसे रोका गया, क्योंकि इसके बाद जो है जो ब्रिटिश की जो ब्रिटिश का जो नीति थी वो बदल चुका था। ठीक है, पहले तो व्यापार कर रहे थे, अब वे क्या है ना, व्यापार के तहत अब भारत को मुक्त व्यापार के अंतर्गत वो ला करके साम्राज्यवाद को भी स्थापित करना चाह रहे थे।
ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल क्या है ना, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो कौन कौन से रेवेन्यू सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है रईतवारी सेटलमेंट हो गया, महलवारी सेटलमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रेवेन्यू अरेंजमेंट, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन, जैसे मूल रूप से जो नील की खेती के कारण जो एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हुआ था, उससे भारत के जो परंपरागत किसान हैं उसको काफ़ी हानि हुआ था। भारत के परंपरागत किसान जो है कॉमर्शियल खेती बहुत कम करते थे, और वे क्या करते थे ना, वे जो खाद्यान्न की फसलें वो ज़्यादा उगाते थे, तो इसका इफेक्ट तो होना ही था, है ना। इसके बाद जो है राइज ऑफ द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, तो जो धीरे धीरे देखा गया कि लेबर की संख्या जो है इंक्रीज होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश का जो इम्पैक्ट बढ़ने लगा, इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इनकी जो रेवेन्यू सिस्टम पॉलिसी है, इसके कारण लेबर्स में क्या हो गया, धीरे धीरे वृद्धि हो गई। लोग अर्थात किसान जो लोग जो है फार्मिंग छोड़ना प्रारंभ कर दिए थे। इसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ द रूरल सोसाइटी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या कुछ है, चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखना है हम लोगों को। नेक्स्ट है नेक्स्ट यहाँ पर से हमने चलिए देखते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट यहाँ पर हो गया डिसलोकेशन एंड ट्रेडिशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। अब जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस प्रकार जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बी औद्योगिकरण हुआ। इसके साथ साथ जो है डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल क्राफ्ट में जो हस्तकरघा और जो दस्तकारी हमारे यहाँ पर लघु और छोटे उद्योग थे, उसका क्या होने लगा, ह्रास होने लगा, ठीक है। उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, धन के निष्कासन किस प्रकार हुआ। साथ में इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, हमारी जो अर्थव्यवस्था वो कैसे बदल गई, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या कुछ है, रेल रोड कम्युनिकेशन नेटवर्क इंक्लूडिंग टेलीग्राफ, 1853 की बात हो रही है, अतः 19वीं शताब्दी के मध्य की बात हो रही है, जब हमारे यहाँ पर कई स्ट्रक्चरल चीज़ों का विकास हुआ, रेलवे का विकास हुआ, पोस्टल जो है टेलीग्राफ का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो इन सब को लेकर के क्या करना है, डिस्कशन करना है, ठीक है। चलिए, और साथ में यूरोपियन बिजनेस एंटरप्राइज एंड इट्स लिमिटेशंस, यूरोपियन बिजनेस एंटरप्राइजेस, तो जो व्यापारी वर्ग का जो वृद्धि हुआ उसको लेकर के डिस्कशन करना है। चलिए, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, इसी समय जो है सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी होना प्रारंभ हो गया, अंग्रेजों का आगमन हुआ तो इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो है बदलनी प्रारंभ हो गई। द स्टेट ऑफ इंडिजीनियस एजुकेशन, तो जो हमारा जो देसी एजुकेशन था उसमें क्या बदलाव आने लगा। ओरिएंटल और जो एंग्लिक्स जो कंट्रोवर्सी था वो किस प्रकार आगे बढ़ा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, वेस्टर्न जो एजुकेशन है वो आया, और इस वेस्टर्न एजुकेशन में बाद में क्या कुछ सुधार आया ना, प्रेस का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, है ना, अगस्त 21 के द्वारा प्रेस स्थापित कर दिया गया। साथ में जो है लिटरेचर एंड पब्लिक ओपिनियन, लोगों की धीरे धीरे जब प्रेस का डेवलपमेंट होना प्रारंभ हुआ तो लोगों की भागीदारी भी धीरे धीरे क्या हो गई, जो है बढ़ने लगा। द राइज ऑफ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, तो राइज ऑफ वर्नाकुलर जो हमारी स्वदेशी जो भाषा है वो मॉडर्न वे में क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसके साथ साथ जो है क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज़ इन इंडिया, और फिर क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज़ जो है आगे बढ़ता रहा। तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन बंगाल एंड अदर एरियाज, तो ये 19वीं शताब्दी की बात की जा रही है। जैसा आपने देखा कि जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में प्रवेश करता है तो जो प्रबुद्ध भारतीय हैं उनके द्वारा जो है क्या लाया गया था, सोशल रिफॉर्म लाया गया था, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म लाया गया था। तो उनको लेकर के क्या करना है, हमें जो है डिस्कशन करना है, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ इंडिया रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश रूल, ये पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है टोटल जो आप देख पा रहे हैं 7 वाली जो पार्ट है इसमें टोटल चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है। और इसमें क्या कुछ है, पीजेंट मूवमेंट है, इसके साथ साथ जो ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं जैसे संथाल हुल, कोल विद्रोह हो गया, है ना, अहोम का विद्रोह हो गया, भील विद्रोह हो गया, रमोसी विद्रोह हो गया, पाइकन विद्रोह हो गया, तो इन सभी को जो है इंक्लूड करके, है ना, एंड द 18th and 19th सेंचुरी इंक्लूडिंग द रंगपुर, द कोल, देखिए जैसा मैंने आपको कहा कोल, मोपला, ठीक है, संथाल हुल है, इंडिगो नील विद्रोह
विद्रोह है, डकेन अवरेज दक्कन का विद्रोह 1875 का, है ना, मुंडा उल गुलान बिरसा मुंडा का विद्रोह है 1899 से लेकर 1900 तक, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसका ओरिजिन, उसके कैरेक्टर, कॉजेज ऑफ फेलियर, क्यों फेलियर हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंस, क्या कॉन्सिक्वेंस था। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो था कि जो ब्रिटिश शासन था वो अब साम्राज्य के हाथों में चला गया 1858 के अधिनियम के तहत, है ना, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, या उनके द्वारा अब डायरेक्ट जो है शासन किया जाने लगा। ठीक है, साथ में भारत सचिव का पद बनाया गया था। तो कई चीज़ें हुई थी 1857 के बाद। इसको लेकर के जो है मेंस में प्रश्न भी पूछा गया था कि कैसे जो है शासन में परिवर्तन आया था सिपाही विद्रोह के बाद। ठीक है, हालांकि वो जीएस पेपर सेक्शन में था। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद द पीजेंट मूवमेंट ऑफ 1920s एंड 1930s, जो पीजेंट मूवमेंट 1920 और 1930 के मध्य जो पीजेंट मूवमेंट देखने को मिला, जो किसान विद्रोह है ना, वो किस प्रकार जो बढ़ने लगा, उसको लेकर के भी क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए, फैक्टर्स लीडिंग टू द बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, बर्थ ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की उदय, पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो कांग्रेस से पूर्व जो पॉलिटिकल एसोसिएशन आए, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशंस, उसके बाद जो सेफ्टी बल्ब थ्योरी जो आपको तिलक महोदय जी के द्वारा दिया गया था, है कि नहीं। उसके बाद क्या हो गया ना, प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्ली कांग्रेस, नरम पंथियों का जो शुरुआती दौर में जो ऑब्जेक्टिव रहा है, और इसको लेकर के आपने देखा होगा जीएस पेपर में, पीवाईक्यू में मैंने इसको डिस्कशन किया था कि नरम पंथियों का जो शुरुआती दौर में जो क्या था ना उद्देश्य था, वो कहाँ तक सफल हो पाया था। तो इसको लेकर के भी प्रश्न पूछा कि वही है नरमपंथी का जो दौर था। उसके बाद क्या हो गया ना, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिज्म, है ना, ये डिवीज़न हुआ। ये डिवीज़न का दौर कब हुआ, जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, प्रशासनिक परिवर्तन के नाम पर, प्रशासनिक सुविधा के नाम पर जैसे ही डिवीज़न किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल और असम को रखा गया, जिनमें जो है चटगांव, राजशाही और ढाका थे, और वहीं पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा था। तो ये जो डिविजनल किया गया, इस डिवीज़न का इम्पैक्ट के तौर पर जो है स्वदेशी मूवमेंट खड़ा हुआ, और स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ जो एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो उग्र विचारधारा का क्या हो गया ना, प्रभाव होने लगा। उग्र विचारधारा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो लाल बाल पाल, अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और जो है बिपिन चंद्र पाल, और इसके साथ एक और नाम जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर के काफ़ी कुछ काम किया था, है ना, जो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, वो थे अरविंदो घोष। ठीक है, तो ये जो है इन चारों को लेकर के उग्र विचारधाराओं को क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये मूवमेंट ऑफ, देखिए, द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल, जैसा कि मैंने आपको कहा, इसका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, द बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया, यही जो उग्र विचारधारा है ना, उग्र विचारधारा को जब देखिए कि इस पर भी सफलता नहीं मिल रहा है, तब इस उग्र विचारधारा में से एक वर्ग जो है निकल करके आते हैं, जो क्रांतिकारी कहलाने लगते हैं, और उनके द्वारा जो है सशस्त्र जो है माध्यम अपनाया जाता है हमारे देश के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या है ना, राइज ऑफ द गांधी जी का प्रवेश, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गांधीयन नेशनलिज्म, गांधी जी के जो राष्ट्रवाद थे, जो मूल रूप से अहिंसा और सत्याग्रह पर टिका हुआ था, वो कहा जा रहा है यहाँ पर। गांधीजी's पॉपुलर अपील, रॉलेट सत्याग्रह, द खिलाफत मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नेशनल पॉलिटिक्स फ्रॉम द एंड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। तो जैसे असहयोग आंदोलन का अंत और उसके बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस का जो स्टार्ट था, वहाँ जो पॉलिसीज़ अपनाई गई थी, उस पॉलिसी को लेकर के डिस्कशन करना है। द टू फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और दोनों फेज को लेकर के इस बार प्रश्न भी पूछा था, है ना। 2025 का जो पीटी का प्रश्न है, उसमें आप देख लो कि उसमें प्रश्न भी पूछा गया था कि जो दो स्टेप्स हैं, उन दोनों स्टेप्स को लेकर के यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है,
द नेहरू रिपोर्ट 1928 है ना, मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट तैयार किया गया था मूल रूप से जो है डोमिनियन स्टेटस को लेकर के, वो द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद 1930 का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिनमें दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की ओर से भाग लिया गया था और वे वहाँ से वापस आए थे। नेशनलिज्म एंड द पेजेंट मूवमेंट्स, नेशनलिज्म एंड द वर्किंग क्लास मूवमेंट्स, उसके बाद हो गया वुमेन एंड इंडियन विथ स्टूडेंट्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स 1885 टू 1957 तक जो यूथ का और वुमेन का जो क्या था ना हिस्सेदारी था उसको लेकर डिस्कशन करना है। द इलेक्शन ऑफ 1937 जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए है ना, कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस की सरकार बनी है ना, वो लेकर के यहाँ पर बात किया जा रहा है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज, जैसा मैंने आपको कहा। नेक्स्ट क्रिप्स मिशन 1942 मार्च, द क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद द क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके बाद फिर वेबल प्लान और फिर कैबिनेट मिशन। तो 1940 का दौर है क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, और फिर कैबिनेट मिशन में जो है हमारा प्रवेश हो गया 1942 में। ठीक है, चलिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन दी कॉलोनियल इंडिया बिटवीन 1858 टू 1935, 1858 से लेकर 1935 तक जो अधिनियम बने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ उसको लेकर के, इसमें शुरुआत कहाँ से, एक तो 1858 में तो महारानी विक्टोरिया के हाथों में गया, उसके बाद 1909 में क्या हो गया ना, मॉडल सुधार हुआ, फिर क्या हुआ 1919 का डायरेक्टरी सिस्टम इंक्लूड किया गया, फिर 1935 में जो है भारत सरकार अधिनियम आए। तो ये 4 अधिनियम जो है वहाँ पर है, मूल रूप से मॉडल मिंटो 1909 डायरेक्टरी सिस्टम, और फिर क्या है 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम, इनको लेकर के डिस्कशन करना है और उनको लेकर के लिखना है। ठीक है, चलिए। अदर स्ट्रेंड्स इन दी नेशनल मूवमेंट, द रेवोल्यूशनरीज, बंगाल एंड पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, मद्रास प्रेसिडेंसी, आउटसाइड इंडिया, जो बाहर में जैसे जो गदर आंदोलन हो तो वो बाहर हो रहा था, तो उनको लेकर के पढ़ना है। ठीक है। द लेफ्ट, अब जो है लेफ्ट जो थी विद इन दी कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये जो लेफ्ट विचारधारा के लोग थे है ना, द कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो सत्यवक्त के द्वारा स्थापित किया गया था कानपुर में। ठीक है। अदर लेफ्ट पार्टीज जो थे उनको लेकर के। ठीक है। पॉलिटिकल सेपरेशन ऑफ मुस्लिम लीग, और किस प्रकार मुस्लिम का सेपरेशन हुआ, हिंदू महासभा, इसके साथ साथ कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशंस, फिर जो पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और किस प्रकार ट्रांसफ़र ऑफ पावर, फिर स्वतंत्रता 1947 का स्वतंत्रता किस प्रकार मिला, माउंटबेटन घोषणा, इटली की घोषणा, फिर स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए। फिर अब आगे का जो था नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के पढ़ना है। इंडिया एंड हर नेबरिंग जो है उनके साथ रिलेशन 1947 से लेकर के 1964, खास करके चीन और पाकिस्तान के साथ जो हमारा संबंध और युद्ध थे उनको लेकर के। ठीक है। और उसके बाद जो लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, भाषा के आधार पर जो बना आंध्र प्रदेश का जैसे 1952 में बन गया, तो वो चीज़ें जो है। इसके अलावा रीजनलिज्म, रीजनल इनक्वालिटी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट, किस प्रकार प्रिंसिपल स्टेट को इंटीग्रेट किया गया है ना। इसको लेकर भी आपने देखा कि जीएस पेपर 1 में प्रश्न पूछा गया था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के सहयोग से जो है प्रिंसिपल स्टेट को जोड़ा गया। ठीक है। जूनागढ़ का जनमत संग्रह, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का जो विलय पत्र में जो है सिग्नेचर करना, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए। इसके बाद और क्या कुछ है, प्रिंसेस चलिए नेक्स्ट क्या है, कास्ट एंड एथनिटी आफ्टर द 1947, बैकवर्ड कास्ट्स ट्रैवल इन पोस्ट कॉलोनियल इलेक्टोरल पॉलिटिकल दलित मूवमेंट्स। तो ये 1947 के बाद जो बैकवर्ड कास्ट को लेकर के जो आंदोलन हुए, ट्रैवल्स को लेकर के, जो ट्राइब्स, जो पोस्ट कॉलोनियल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, अर्थात जो भारत में जो आपका जो चुनाव हुआ, चुनाव में इनकी जो भागीदारी को लेकर के जो परिवर्तन आए थे उनको लेकर के डिस्कशन करना है, दलित मूवमेंट को लेकर के डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अब जो है यहाँ पर शुरू प्रारंभ हो जाता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कहाँ है ना, एनलाइटमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज़। ठीक है, प्रबोधन से शुरू हो रहा है और आधुनिक विचार, सीधी बात है। एनलाइटमेंट का जो शुरुआत हुआ था, मेजर आइडियाज़ ऑफ एनलाइटमेंट, जो कि वैज्ञानिकवाद, तर्कवाद पर आधारित था। ठीक है, तो ये जो मानवतावाद, वैज्ञानिकवाद और तर्कवाद पर आधारित जो एनलाइटमेंट हुआ था यूरोप में, और उसका प्रभाव भारत में भी, जिसके फलस्वरूप सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ,
तो वही एनलाइटमेंट में जिनमें दो विचार हमें पढ़ने, कांट और रूसो को लेकर के, स्प्रेड ऑफ एनलाइटमेंट इन द कॉलोनीज, और किस प्रकार जो है प्रबोधन का प्रसार हुआ। ठीक है, तो प्रबोधन का प्रसार तो पूरी यूरोप में भी हुआ था, यूरोप के बाहर भी हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडिया, समाजवादी विचारों का उदय, मार्क्स तक पढ़ना है, स्प्रेड ऑफ मार्क्सियन सोशलिज्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, किस प्रकार आधुनिक राजनीति का जो उदय हुआ। अब आधुनिक राजनीति में क्या कुछ है ना, यूरोपीय राज्य प्रणाली है, यूरोपीय राज्य सिस्टम। ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन क्रांति और संविधान, फ्रांसीसी क्रांति थी और उसके परिणाम। ठीक है, इसके अलावा जो है अमेरिकन सिविल वार विथ रेफरेंस टू अब्राहम लिंकन एंड एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, किस प्रकार अब्राहम लिंकन का आना और अमेरिका में सिविल वार और साथ में जो दास्ता से मुक्ति का जो पथ था वो। ठीक है, इसके साथ साथ जब ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ब्रिटिश लोकतांत्रिक जो राजनीति, वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, संसदीय जो सुधार हुए, इसके साथ फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार, चार्टिस्ट जो थे उनको लेकर के क्या करना है, डिस्कशन करना है। और इसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंग्लिश इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन, कॉज इम्पैक्ट ऑन दिस सोसाइटी, इसका तो पूछा ही जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अदर कंट्रीज, अन्य देशों में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसको लेकर के पूछा जा रहा है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रशिया और जापान है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेशन स्टेट सिस्टम, तो राष्ट्र राज्य प्रणाली, जो 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद का जो उत्थान हुआ था, तो राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद जो इटली और जर्मनी दोनों में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ या राष्ट्र का निर्माण हुआ, दोनों के राष्ट्र का जो निर्माण हुआ वो। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर, ठीक है, और साम्राज्यों का जो विघटन हुआ, साम्राज्य का विघटन हुआ, इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, तो और इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट, राष्ट्रीयता का जो आविर्भाव हुआ, इमरजेंस उदय होने लगा, और साम्राज्यवाद का जो विघटन हुआ वो। ठीक है, इसके बाद इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, ये हमें पढ़ना है। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया को लेकर के पढ़ना है, इसमें लैटिन अमेरिका और साउथ अफ्रीका को लेकर के पढ़ना है, इन देशों पर, ऑस्ट्रेलिया को लेकर के। इम्पीरियलिज्म एंड जो फ्री ट्रेड है, अर्थात साम्राज्यवाद एवं मुक्त व्यापार, और नव साम्राज्यवाद है, राइज ऑफ न्यू इम्पीरियलिज्म को लेकर भी हमें पढ़ना है, अर्थात उन्हें मेंस में लिखना है। रेवोल्यूशन एंड काउंटर, क्रांति और प्रतिक्रांति, जिनमें जो है रूसी क्रांति हो गए, फाशीवादी जो क्रांति थे, है ना, इसके अलावा जिनमें इटली तथा जर्मनी में जो फाशीवादी क्रांति, और चीनी क्रांति, चाइनीज रेवोल्यूशन 1949। ठीक है, ये रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन में आता है। चलिए इसके साथ साथ और क्या कुछ है, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 दोनों के कॉन्सिक्वेंस, कॉजेस और कॉन्सिक्वेंस क्या चीज़ें हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद ऑब्वियसली जब वर्ल्ड वार हो गया तो उसके बाद क्या होगा ना, विश्व युद्ध के बाद का क्या स्थिति थी पूरे विश्व में, उनको लेकर के क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो द वर्ल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वार 2, इमरजेंस ऑफ 2 ब्लॉक्स, तो दो जो ध्रुव बनने लगे हैं ना, दो गुटों का आविर्भाव जो होने, जिसे हम लोग कोल्ड वार कहते हैं, दो गुटों का आविर्भाव होने लगा। ठीक है, इमरजेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड, तृतीय विश्व का उदय, और नॉन अलाइनमेंट अर्थात गुट निरपेक्ष, जिसमें आप देखेंगे कि नेहरू जी की भी भूमिका थी, है ना, तो गुट निरपेक्षता जिसे हम कहते हैं उसमें नेहरू जी की भूमिका थी। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट, इसके अलावा एंड ग्लोबल डिस्प्यूट्स। ठीक है, चलिए लिबरेशन, संयुक्त राष्ट्र एंड ग्लोबल डिस्प्यूट, विवादों का समाधान। ठीक है, चलिए लिबरेशन फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, लिबरेशन फ्रॉम द कॉलोनियल, औपनिवेशिक जो मुक्ति हो गया। ठीक है, औपनिवेशिक मुक्ति अर्थात इन देशों से किस प्रकार उपनिवेश खत्म हो गया, लैटिन अमेरिका, बॉलीवर, अरब वर्ल्ड से किस प्रकार, इजिप्ट से किस प्रकार खत्म हो गया, अफ्रीका एपार्थाइड टू डेमोक्रेसी, अफ्रीका में जो रंगभेद नीति थी उससे कैसे लोकतंत्र, ये जो एपार्थाइड था उससे कैसे धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ा, चूंकि अफ्रीका में रंगभेद नीति काफ़ी थी, उससे फ्री कैसे हुआ, साउथ ईस्ट एशिया और वियतनाम से कैसे जो आपका उपनिवेशिक जो है मुक्त हुआ, उसको लेकर के। डीकोलोनाइजेशन एंड अंडर डेवलपमेंट, तो उपनिवेशवाद का अंत और साथ में विकासशीलता। ठीक है, तो पोस्ट वार क्या है, फैक्टर्स कंस्ट्रेनिंग द डेवलपमेंट, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका,
तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं, और ख़ास करके लैटिन अमेरिका और अफ्रीका को लेकर के, है ना, जो जो तत्व है जिसके कारण डेवलपमेंट रुक रहा है उनको लेकर के डिस्कशन करना है। यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप, यूरोप का एकीकरण, जैसे नाटो, यूरोपियन कम्युनिटी, कॉन्सोलिडेशन और एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपीय समुदाय और संघ का समन्वय और विस्तार, यूरोपियन यूनियन, इसको लेकर के पढ़ना है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड द राइज ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड, तो सोवियत संघ था उसका विघटन और एक ध्रुवीय जो विश्व है उसका उदय। ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस इन दी ईस्ट यूरोप, पूर्वी यूरोप में जो राजनीतिक परिवर्तन था 1989 टू 2001 तक, एंड ऑफ द कोल्ड वार का अंत हमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये था आपका जो है पूरा के पूरा सिलेबस। ठीक है, जिसमें भारत में यूरोपियन के आगमन से लेकर के टोटल जो स्वतंत्रता संघर्ष का था वो ऐड है, और साथ में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री है वो भी इसमें ऐड है। ठीक है, ये दूसरा पेपर हो गया। चलिए अब हिस्ट्री के दूसरे पेपर का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसको लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। देयर आर 8 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ भी अधिकतम 3 घंटे हैं और जो है अंक कितने हैं, 250 हैं। ठीक है। चलिए, और ठीक उसी प्रकार जो पेपर 1 की स्थिति है यहाँ भी पेपर 2 की वही स्थिति है। देयर आर 8 क्वेश्चन है डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी मान करके चलिए, है ना, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है। आपको कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट दी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। इनमें भी सेम पार्ट जो इंपॉर्टेंट है 1 and 5 कंपलसरी है, और 3 टू बी अटेम्प्टेड चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। बाकी में से एक लेना है और फिर बचे हुए को किसी में से आप लेकर के जवाब दे सकते हैं। तो सेम हो गया, यहाँ भी वही है। सेक्शन ए में देखिए क्या कुछ है। सेक्शन ए, खंड ए, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में क्या है, समालोचनात्मक, क्या ना, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण करना है। पलासी के युद्ध के बाद भाड़े के सैनिक राजा निर्माता बन गए। तो पलासी के युद्ध के बाद भाड़े के सैनिक राजा निर्माता बन गए, अर्थात पलासी के युद्ध बाद किस प्रकार मिर्जा जफर को बैठाया गया, फिर मीर कासिम को बैठाया गया। तो ये जो कुछ ही जो यूरोपियंस, कुछ ही जो सैनिक थे जो जिन्होंने क्या किया ना, जो बंगाल में सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफ़र को बैठाया, उसके बाद मीर कासिम को बैठाया, अर्थात अपने हिसाब से वो क्या करने लगे ना, अपने राजा को बनाने लगे। तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पलासी के युद्ध के बाद जो भाड़े के सैनिक राजा निर्माता बन गए। उसके बाद उपयोगितावाद के मूल्यों से कंपनी प्रशासन को भारतीय समाज में सुधार के प्रयास के लिए प्रेरित किया। उपयोगितावाद के मूल्यों ने, अर्थात उनको जो जो चीज़ें जरूरी लगा वे उसी पर क्या करने लगे न, उस पर समाज में सुधार करने के लिए कार्य करने लगे। उनको लगा कि जो है यहाँ इंग्लिश लाना चाहिए, चूँकि उनको काम करने में दिक्कत हो रहा था, वहाँ उनको हमारी भाषाओं में पकड़ कम थी, तो वे क्या है ना, इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ लाने पर जोर देना प्रारंभ कर दिया। इसमें आपने देखा होगा मैकेले का जो स्मरण पत्र है 1935 का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है उपयोगिता के मूल्यों ने उनको जो चीज़ें उपयोगी लगा और इसी हिसाब से वो क्या किए ना, उन्होंने समाज सुधार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ 19वीं सदी के दौरान समाज सुधारों की कार्यसूची को धीरे धीरे पुनरुत्थानवाद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 19वीं सदी के दौरान जो सामाजिक सुधार की जो कार्यसूची थी धीरे धीरे पुनरुत्थान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 19वीं सदी के दौरान जो समाज सुधार के कार्य हुए धीरे धीरे उसमें पुनरुत्थान के द्वारा क्या हो गया ना, वो धीरे धीरे उसे प्रतिस्थापित करते हुए उन्होंने जगह ले लिया। इन कोर्स ऑफ 19th सेंचुरी द एजेंडा ऑफ सोशल रिफॉर्म वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द रिवाइवलिज्म, है ना। धीरे धीरे क्या हो गया, जो पुनरुत्थानवादी अर्थात जो पहले से थी उसमें सुधार जो आने लगा उसको अपनाया गया और वो धीरे धीरे सामाजिक सुधार की कार्यसूची क्या हो गया, वो प्रतिस्थापित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संघीय प्रावधान राजाओं के कठोर रुख से असफल हो गए। तो भारत सरकार अधिनियम के असफलता में जो राजाओं के कठोर रुख थे उनको लेकर के डिस्कशन करना है। ठीक है। पाकिस्तान योजना की ताकत उसका अस्पष्ट होना था, यह सब लोगों के लिए सब कुछ था। पाकिस्तान योजना की जो ताकत उसका अस्पष्ट, पूर्ण रूप से पाकिस्तान की योजना क्या थी वो कंप्लीट रूप से जो है ज्ञात नहीं था। तो ये जो है क्या था ना, पाकिस्तान योजना की ताकत उसका अस्पष्ट होना था। भारत में ब्रिटिश नीतियों के फलस्वरूप कृषि का वाणिज्यीकरण की गति में वृद्धि हुई। तो जैसा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात किया जा रहा है, नील की खेती जो आया तो वो क्या है ना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। तो इसको लेकर के आलोचनात्मक विश्लेषण करना है।
1857 का महान विद्रोह उत्तर भारत में ही सीमित रहा। उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की प्रकृति में ये कैसे परिवर्तन लाया? तो जो उत्तर भारत में 1857 का विद्रोह आपने देखा कि उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। दक्षिण में इसका इम्पैक्ट क्या था? कम था या नहीं के बराबर हम कह सकते हैं। तो लेकिन इसके चलते जो ब्रिटिश शासन के जो प्रशासन में परिवर्तन हुआ उसको लेकर के यहाँ क्या करना है, हमें डिस्कशन करना है। 1947 के बाद भूमि सुधार की मांग राष्ट्रीय राजनीति में कमी एजेंडा क्यों नहीं बनी? स्पष्ट कीजिए। 1947 के बाद भूमि सुधार की जो मांग है राष्ट्रीय राजनीति में कमी एजेंडा क्यों नहीं बनी? बिकम एन एजेंडा इन नेशनल पॉलिटिक्स आफ्टर 1947। वाई डिड द डिमांड फॉर लैंड रेवेन्यू नेवर बिकम एन एजेंडा? अर्थात राष्ट्रीय राजनीति में भूमि सुधार की मांग जो है एक एजेंडा के रूप में क्यों नहीं बन पाया 1947 के बाद? इसको लेकर के डिस्कशन करना है। औपनिवेशिक भारत में राजनीतिक उग्रवाद अक्सर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में अभिमुख हो जाते थे, परंतु हमेशा नहीं। टिप्पणी कीजिए। पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म इन सोशल इंडिया ऑफन कन्वर्ज विद कल्चरल नेशनलिज्म। जो राजनीतिक जो राष्ट्रवाद है, उग्रवाद है, वो क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता था। इसको लेकर के क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो राजनीतिक उग्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से मिक्सअप हो जाने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए, तो ठीक उसी प्रकार के आप प्रश्न देख पाएंगे। 1947 के बाद भारत में क्षेत्रवाद जितना ही विकासात्मक अनिवार्यताओं से प्रेरित उतना ही भाषाई विशिष्टतावाद से भी स्पष्ट कीजिए। अर्थात 1947 में के बाद क्षेत्रवाद भी आगे बढ़ा था, विचार आगे बढ़ा था, और साथ में भाषाई को लेकर के भी आगे बढ़ा था, दोनों ही आगे बढ़ गए थे। तो इसको लेकर स्पष्ट करना है। सालवाई संधि के फलस्वरूप 20 वर्षों की शांति मराठाओं के लिए रणनीति में परिपेक्ष बहुत महंगी साबित हुई। सालवाई की संधि के तहत जो 1782 में जो सालवाई की संधि, उसमें जो है मराठों के लिए क्या हुआ, बहुत ही कठिन था, क्योंकि इस नीति के तहत लगभग मराठों की सारी चीज़ें छिन गई थी। तो ये इनको लेकर के क्या करना है, आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए। 1905 में स्वदेशी आंदोलन ने कई कार्यनीतियों को पूर्वानुमान कर लिया, जिनमें बाद में गांधीवादी जन आंदोलन के दौरान विकसित किया गया। अर्थात स्वदेशी की जो बात है वो तो स्वदेशी आंदोलन में दिखने लगा, और बाद में यही स्वदेशी की चीज़ें आपको असहयोग आंदोलन में दिखने लगेगा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी दिखने लगेगा। तो ये जो कहा जाए 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन कई कार्यनीतियों का पूर्वानुमान कर लिया था, जिन्होंने बाद में गांधी जी के जन आंदोलन के दौरान वो विकसित होता चला गया। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने संघर्ष में एक दूसरे को मजबूत करने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन राष्ट्रवादी राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ गया था। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के द्वारा किस प्रकार राष्ट्रीय राजनीति को और मजबूत बनाया गया, उसको लेकर के डिस्कशन करना है। स्वतंत्रता के बाद भारत की जो विकासात्मक रणनीति है आर्थिक अनिवार्यता से प्रभावित थी, ना कि वैचारिक विचार से। चूँकि आर्थिक अनिवार्यता आवश्यक थी स्वतंत्रता के बाद, इसलिए हमारी जो विकास की रणनीति थी वो आर्थिक अनिवार्यता के हिसाब से क्या है, आगे बढ़ती गई, ना कि वैचारिक। अर्थात केवल विचार के तौर पर ही हम लोगों ने आगे नहीं बढ़ा, आर्थिकी को देखते हुए उसी हिसाब से हमारी जो डेवलपमेंट पॉलिसी है वो आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, चलिए। सेक्शन बी में यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 5 का जो प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट है, 150 शब्द में उत्तर देना है। प्रबोधन विचारों को इधर उठाए गए विचार पुरातन राज्य के समाज और राजनीतिक व्यवस्था के लिए बेहद अस्थिर करने वाला और चुनौतीपूर्ण थे। प्रबोधन विचारों ने सबसे पहले तो पुरातन राज पर प्रहार किया था, है ना, समाज पर प्रहार किया था, राजनीतिक सोच पर प्रहार किया था। तो इसको लेकर के डिस्कशन करना है। अमेरिकी गृह युद्ध औद्योगिक उत्तर तथा कृषि और दक्षिण की आवश्यकताओं की असमानता का परिणाम था। किस कारण से अमेरिकी युद्ध हुआ था? और इनमें जो 2 मुख्य कारण है बताया जा रहा है कि औद्योगिक उत्तर तथा कृषि और दक्षिण की आवश्यकताओं, उत्तर में जो औद्योगिक की आवश्यकता थी और दक्षिण में जो कृषि की आवश्यकता थी, उनमें जो असमानताएं थी उसके कारण जो अमेरिकी गृह युद्ध उत्पन्न हुआ था, अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था। तो इस प्रश्न को इस तरीके से डील करना है। जर्मनी का एकीकरण जितना कोयले और लोहे के उत्पादन था उतना ही रक्त और लोहे का भी था। जर्मनी का एकीकरण जितना कोयले और लोहे का था, अर्थात जर्मनी के एकीकरण में कोयले और लोहे के कारण यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज ए मच ए प्रोडक्ट ऑफ कोल एंड आयरन। अर्थात कोयले और आयरन के लिए क्या जर्मनी का एकीकरण हुआ, और उतना ही कह रहा है इट वाज अ ब्लड एंड आयरन, रक्त और लोह के कारण भी था। ठीक है, चलिए। चीन में नए प्रशासन ने बड़े स्तर पर भूमि पुनर्वितरण की व्यवस्था करके कृषकों के प्रश्नों को संबोधित किया, जिसका तेजी से तथा बेरहमी से किया गया था। चीन में नए प्रशासन ने बड़े स्तर पर भूमि पुनर्वितरण के जो नियम अपनाए गए थे उसको लेकर के और करके कृषकों के प्रश्नों को संबोधित किया। कृषकों के जो प्रश्न थे उसे संबोधित किया गया था, विच वॉज कैरिड स्विफ्टली एंड रूथलेसली, और इसे बहुत ही
तेजी से और बेरहमी से लागू किया गया था। ठीक है, 1999 की क्रांति उन्होंने न केवल सरकारों को ही नष्ट नहीं किया, उन्होंने एक विचारधारा का भी अंत किया। 1989 की जो क्रांति थी, कहा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया ना केवल क्या किया ना उन्होंने जो है सरकारों को नष्ट नहीं किया, बल्कि एक विचारधाराओं का भी क्या किया था, अंत किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिकरण की गतिक्रम क्रांति के कहने के लिए कुछ ज़्यादा लंबी अवधि के लिए था। का गतिक्रम क्रांति के कहने के लिए कुछ ज़्यादा ही लंबी अवधि, अर्थात हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति की जो कहते हैं उस हिसाब से इसकी गति क्या थी, काफ़ी लंबी थी। इसको लेकर के डिस्कशन करना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप का जो सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य फांसीवाद के उदय के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में जो है फांसीवाद का उदय हुआ, ये जो कारण है उसको लेकर के क्या करना है, डिस्कशन करना है। रूस के औद्योगिकरण में राज्य सबसे महत्वपूर्ण कारक था। रूस के औद्योगिकरण में राज्य सबसे महत्वपूर्ण था, अर्थात राज्य के द्वारा निर्णय लिए गए इसके औद्योगिकरण के लिए, तो ये यहाँ पर हमें डिस्कशन करना है। द्वितीय विश्व युद्ध वास्तविक वैश्विक संघर्ष था, विवेचन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था, अर्थात इसमें लगभग विश्व के सभी देश जो है शामिल हो चुके थे, तो ये इसको लेकर के डिस्कशन करना है। यूरोपीय आर्थिक एकीकरण के विभिन्न चरणों को रेखांकित कीजिए। ट्रेस द डिफरेंट स्टेज ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन। यूरोप में जो आर्थिक एकीकरण था उसके विभिन्न चरणों को रेखांकित करना है। नस्लभेद शासन की प्रकृति ने दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक राज्य होने के दावों को कमजोर कर दिया। जो नस्लभेद जो शासन की प्रकृति थी उसमें जो दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक राज्य जो कह रहे थे उस दावे को इसने क्या किया था, कमजोर किया था इस नस्लभेद की नीति ने। तो कैसे, उसको लेकर के डिस्कशन करना है। ठीक है, दो पावर ब्लॉक का उदय न केवल प्रतिद्वंदी विचारधाराओं का प्रतीक था, परंतु दो वैकल्पिक आर्थिक विकास का प्रारूप था। तो जो दो पावर उदय हुए, तो केवल क्या ये विचारधाराएं थे या दो आर्थिक विकास के दो ध्रुव का भी उदय हो रहा था, है ना। इनसे जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो दो आर्थिक डेवलपमेंट हो रहा था। तो इसको लेकर के क्या करना है, आपको लिखना है। लैटिन अमेरिका का अल्प विकास किस हद तक नव साम्राज्यवाद के कारण हुआ था। सीधा प्रश्न है कि लैटिन अमेरिका जो अल्प विकास हुआ वो नव साम्राज्यवाद के कारण हुआ, उसको डिस्कस करना है। और हो ची मिन्ह वियतनामी स्वतंत्र आंदोलन के केंद्रीय व्यक्ति के रूप में कैसे उभरे। हो ची मिन्ह जो है वियतनामी स्वतंत्र आंदोलन में एक केंद्रीय व्यक्ति है ना, महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया गया, तो कैसे निभाया उसको लेकर के आपको लिखना है। तो ठीक, आपको प्रश्न तो मूल रूप से आपने देखा कि कैसे कैसे प्रश्न है। एक बार यहाँ पर जो है प्रारंभ हो रहा है प्लासी के युद्ध से और सीधा जा करके जो है सेक्शन ए में स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, और सेक्शन बी पूर्ण रूप से जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, प्रबोधन से शुरू हुआ है और फिर टोटल चीज़ें जो है वियतनामी आप देख रहे आंदोलन वहाँ तक पूछा गया है। ठीक है, यहाँ भी वही है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 और 5 क्या है, ये जो है कंपलसरी है, प्रश्नों को उत्तर देना है आपको। और साथ में अब सेक्शन ए में एक प्रश्न लेना है, सेक्शन बी में भी क्या लेना है, एक प्रश्न लेना है, तो 4 हो गए, और एक प्रश्न 2 सेक्शन में से किसी एक प्रश्न को चुनना है। तो आप चाहे तो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को चुन सकते हैं, क्योंकि इससे आप परिचित होते हैं पीटी स्तर पर भी, जीएस स्तर पर भी और मेंस स्तर पर भी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है सेक्शन ए में क्या रहना चाहिए ना, आप 2 प्रश्न लिखें और वर्ल्ड हिस्ट्री के एक प्रश्न को टच करें, है ना। तो इस प्रकार की रणनीति बनाना होगा हमें कि सेक्शन जो ए है जिसमें भारतीय इतिहास है उसमें जो है हमें 2 क्वेश्चन टच करना है, एक कंपलसरी को तो करना ही करना है, उसके अलावा 2 क्वेश्चन और क्या करना है, टच करना है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या करेंगे, केवल एक प्रश्न को टच करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक प्रश्न को टच कर लेना है, चाहे वो प्रबोधन से हो या फ्रांसीसी क्रांति से हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो, जहाँ से भी हो उसको लेकर के टच करना है, किसी भी हालत में एक प्रश्न को टच करना है। और जो है कुल मिलाकर के 4 हो गए, और एक का जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 वो तो क्या है ना, कंपलसरी है, और वो भी क्या है ना, वो भी आपका भारतीय इतिहास है। तो इस प्रकार हो गए आपके 5 है। तो जो है 5 प्रश्नों का आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो सेक्शन ए में 1 कंपलसरी है, बचे 2 और 3 और 4, 2, 3 और 4, तो आपको 2, 3, 4 में से कोई 2 करने का प्रयास करना होगा। तो 3 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन हो गए तब यहाँ पर आपके यहाँ पर हो गए 3 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हो गया उधर 4 हो गए, और बचे 6, 7, 8 में से एक प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 2 हो गए, अर्थात 5वां और उसके बाद कोई और एक। ठीक है, तो ये एक क्या बनाना होगा आपको, स्ट्रैटेजी बना करके जो है मेंस का प्रिपरेशन करना होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज जो है पेपर 2
हिस्ट्री पेपर 2 का जो है ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत जो है इसका डिस्कशन किया गया, प्रश्नों को भी देखा गया, और आगे जा कर के जो है हम लोग क्या करेंगे ना, PYQ डिस्कशन तो करेंगे ही, और प्रश्नों को लेकर के जो है किस प्रकार लिखना चाहिए उसको लेकर के भी एक इंट्रो, इसके बाद जो मेजर पोर्शन होगा जैसे बॉडी केयर, फिर इसका कंक्लूजन क्या होगा, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री के जो पोर्शन है उसको लेकर भी काफ़ी डिस्कशन किया जाए, क्योंकि खास करके वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन में काफ़ी समस्याएं रहती है, क्योंकि पहला वाला जो भाग है चाहे वो एंशिएंट इंडिया से लेकर 18वीं शताब्दी हो पेपर 1 का, और पेपर 2 में जो 18वीं शताब्दी से लेकर के स्वतंत्रता तक, ये तो हम सभी को पता है कि ये PT स्तर पर भी और GS स्तर पर हम पढ़ते हैं, तो वो सेक्शन तो मजबूत है ही। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको जो है खास जोर दे दिया जाएगा, ताकि वहाँ भी जो है आपको क्या हो जाए, सुविधा प्राप्त हो। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ईगल IAS स्टडी जोन में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।